नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में जैसा कि हम लोग हर दिन देखते हैं, झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, वन लाइनर्स के फॉर्म में और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दोनों ही फॉर्म में। इसके अलावा एक अभ्यास प्रश्न भी होगा आपके लिए, जिसका जवाब आप कमेंट में कर बता सकते हैं। और सेशन के अंत में झारखंड से रिलेटेड ट्रेडिशनल अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को भी डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। और टेलीग्राम का चैनल जो है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ मैं इसका PDF अपलोड कर दूँगा, जिसे आप देख सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन को। और सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था, चेन्नई सुपर किंग्स धोनी के कप्तानी में अब तक कितनी बार IPL चैंपियन बन चुकी है? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 5 बार अथवा ऑप्शन डी 6 बार। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी 5 बार। चेन्नई सुपर किंग्स धोनी के कप्तानी में अब तक 5 बार चैंपियन बनने में मुंबई इंडियंस के बराबरी कर चुका है। यानी इससे पहले 5 बार मुंबई इंडियंस भी 5 बार चैंपियन बन चुका है IPL का। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार IPL चैंपियन बन चुका है। आपको बता दें कि 2023 सीज़न का जो मैच हुआ था IPL का, उसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी के कप्तानी में ही यह फिर एक बार जीता है और गुजरात टाइटंस को फाइनल में हराकर 5वीं बार चेन्नई सुपर किंग्स विजेता रही है धोनी के कप्तानी में। इसके अलावा 5वीं बार IPL चैंपियन बनने के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स सबसे ज़्यादा बार IPL जीतने वाली टीमों में शुमार हो गई है। जैसा कि अभी मैंने बताया, मुंबई इंडियंस भी 5 बार IPL चैंपियन बन चुकी है। इस IPL में अगर धोनी की बात करें तो धोनी को 12 करोड़ रुपए में CSK ने उन्हें खरीदा था। आइए दोस्तों, अब झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के नए प्रश्नों को देखते हैं। और पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के कौन सी वर्षगांठ के अवसर पर झंडोत्तोलन किया? ऑप्शन ए 65वां, ऑप्शन बी 75वां, ऑप्शन सी 76वां अथवा ऑप्शन डी 77वां। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 76वां वर्षगांठ था ये, और 77वां स्वतंत्रता दिवस था, जहां रांची में मुख्यमंत्री ने झंडोत्तोलन किया है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में 77वां स्वतंत्रता दिवस या कहें कि 76वीं वर्षगांठ पर एक झंडोत्तोलन तो किया ही, साथ ही एक नए आवास योजना की भी उन्होंने घोषणा की है। और यह योजना का नाम होगा अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना के तहत सभी को 3 कमरे के आवास उपलब्ध कराए जाएंगे और आने वाले 2 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके राज्य सरकार अपनी निधि से ज़रूरतमंदों को 3 कमरे वाले मकान यानी अबुआ आवास योजना के तहत उपलब्ध कराएगी। आपको बता दें कि अभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया था। वहीं राज्यपाल ने दुमका के पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन किया था। चलिए अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। और आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य का पहला व इकलौता CID थाना किस जिले में खोला गया है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम अथवा ऑप्शन डी देवघर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए रांची। आपको बता दें कि झारखंड राज्य का पहला व इकलौता CID थाना रांची में खुल गया है और इसे राज्य-स्तरीय थाने का दर्जा दिया गया है। और यह थाना अपराध अनुसंधान विभाग थाने के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि DGP ने 11 अगस्त 2023 को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। वैसे इसकी अधिसूचना तो झारखंड सरकार ने 28 जनवरी 2016 को ही निर्गत कर दी थी, पर तकनीकी कारणों से यह थाना नहीं खोला जा सका था। आपको बता दें कि डोरंडा के राजा रानी कोठी
के पास यानी राजा रानी कोठी में ही सीआईडी मुख्यालय की स्थापना की गई है और इस सीआईडी थाने का जो क्षेत्राधिकार होगा वो पूरा झारखंड होगा, यानी पूरे झारखंड में एकमात्र अभी वर्तमान में सीआईडी थाना होगा जो अपराध अनुसंधान विभाग थाने के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि यह ठीक उसी तरह से काम करेगा जैसा कि केंद्र की एजेंसी एनआईए, सीबीआई और ईडी केस दर्ज करने के बाद अपने यहाँ केस दर्ज करती है। आपको बता दें कि अभी तक ये होता था कि अगर किसी थाने में केस दर्ज है तो एफआईआर नंबर और साथ ही कांड संख्या वही रहता था जिसके आधार पर सीआईडी जांच करती थी। अब इस थाना में के बन जाने के बाद एनआईए, सीबीआई और ईडी की तरह इस एफआईआर के जगह सीआईडी अपने तरीके से नए अनुसंधान करेगी, नए एफआईआर लॉन्च करेगी, नए कांड संख्या होगा, यानी हर तरीके से वो नया अनुसंधान करेगी। उसके बाद अपने तरीके से वो जांच करेगी इस सीआईडी थाने में, जिस तरह से एनआईए, सीबीआई और ईडी एजेंसी केंद्रीय स्तर पर है और वो जांच किया करती है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। और आज का प्रश्न नंबर 3 है, 2023 के बजट सत्र के दौरान पारित कराया गया किस विधेयक को राजभवन ने वापस कर दिया है? ऑप्शन ए पंडित रघुनाथ मुर्मू यूनिवर्सिटी बिल, ऑप्शन बी जैन यूनिवर्सिटी बिल, ऑप्शन सी दुर्गा सोरेन यूनिवर्सिटी बिल अथवा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैन यूनिवर्सिटी बिल को राजभवन के द्वारा वापस कर दिया गया है सरकार को। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि राजभवन ने जैन यूनिवर्सिटी बिल को लौटा दिया है, जबकि दुर्गा सोरेन यूनिवर्सिटी बिल है उसे मंजूरी दे दी गई है और इन दोनों ही बिल को बजट सत्र के दौरान इसी वर्ष पास किया गया था और राजभवन भेजा गया था। आपको बता दें कि 2023 के बजट सत्र के दौरान इन दोनों बिलों को सदन में पारित कराया गया था और भेजा गया था राजभवन। संथाल परगना के देवघर में दुर्गा सोरेन यूनिवर्सिटी की स्थापना की जानी है, जिसके लिए रास्ता साफ हो गया है और यह यूनिवर्सिटी शिवम ट्रस्ट के अधीन देवघर में संचालित किया जाना है। आपको बता दें कि देवघर में स्थित दुर्गा सोरेन यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई को छोड़कर सारी फैकल्टी की पढ़ाई की जाएगी और नामांकन भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके तहत छात्र और छात्राओं को डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी की पढ़ाई करवाई जाएगी और इसके तहत जर्नलिज्म, लाइब्रेरी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, क्लिनिकल, होटल मैनेजमेंट, फार्मेसी, आईटीआई, एग्रीकल्चर के साथ साथ कई व्यावसायिक कोर्स की भी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जाएगी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में किस मेल व फीमेल को क्रमशः लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए झानो हांसदा व सुमराई टेटे, ऑप्शन बी मधुकांत पाठक व पूर्णिमा महतो, ऑप्शन सी दीपसेन गुप्ता और दीपिका कुमारी, ऑप्शन डी सिल्वानुस डुंगडुंग और असुंता लकड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिल्वानुस डुंगडुंग और असुंता लकड़ा को JOA यानी झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा क्रमशः मेल और फीमेल के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और किन किन लोगों को इसमें पुरस्कृत किया गया है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अतः इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सिल्वानुस डुंगडुंग व असुंता लकड़ा। आपको बता दें कि JOA के द्वारा झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में खिलाड़ी, कोच के साथ साथ खेल प्रशासकों को भी सम्मानित किया गया है और 2022-23 के विभिन्न वर्गों में पदक विजेता को सम्मानित किया गया। समारोह का आयोजन RK आनंद बॉल्स ग्रीन नामकुम में किया गया था। आइए जानते हैं किन किन लोगों को इसमें पुरस्कृत किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है मेल कैटेगरी में सिल्वानुस डुंगडुंग को, वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फीमेल के लिए असुंता लकड़ा को, और बेस्ट फीमेल एथलीट लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की। बेस्ट प्रॉमिसिंग एथलीट का पुरस्कार दिया गया है अष्टम उरांव, आशा किरण बारला और संगीता कुमारी को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए भांति मिश्रा को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स इन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रभाकर राव को।
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स इन स्पोर्ट्स प्रमोशन फरजान हिरजी को। वहीं बेस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अवार्ड हॉकी झारखंड को दिया गया है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का देवघर को। बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए CCL को। बेस्ट स्पोर्ट्स प्रमोटिंग स्कूल के लिए DAV को। बेस्ट स्पोर्ट्स प्रमोटिंग यूनिवर्सिटी के लिए रांची यूनिवर्सिटी को। बेस्ट इनोवेटिव स्पोर्ट्स अवार्ड डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर को दिया गया है। वहीं बेस्ट कोच फीमेल के लिए पूर्णिमा महतो को और बेस्ट कोच मेल के लिए डॉक्टर मधुकांत पाठक को इससे सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन ए 106वीं, ऑप्शन बी 156वीं, ऑप्शन सी 200वीं अथवा ऑप्शन डी 206वीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की 206वीं जयंती मनाई गई है। आइए दोस्तों इसके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की 12 अगस्त 2023 को 206वीं जयंती मनाई गई है और छोटा नागपुर के ठाकुर एनीनाथ शाहदेव, जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर बड़कागढ़ में बनवाए, उन्हीं की 7वीं पीढ़ी में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव का जन्म हुआ था। और 1857 के पहले ही यानी 1855 में उन्होंने विद्रोह का पहला बिगुल फीका था अंग्रेज़ों के खिलाफ और अंग्रेज़ों से स्वतंत्र घोषित कर दिया था अपने को। आइए अब जानते हैं इनके बारे में यानी विश्वनाथ शाहदेव के बारे में। विश्वनाथ शाहदेव का जन्म 12 अगस्त 1817 को तत्कालीन लोहरदगा वर्तमान में रांची जिले के बड़कागांव स्टेट के राजधानी सतरंजी में हुआ था और 16 अप्रैल 1858 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। पिता का नाम था रघुनाथ शाहदेव जबकि माता थी चनेश्वरी कुंवर और नागवंशी परिवार से वे संबंध रखते थे। आपको बता दें कि विश्वनाथ शाहदेव बड़कागढ़ स्टेट के राजा थे और 1857 के भारतीय विद्रोह में एक विद्रोही थे। इसके अलावा 1855 में यानी 1857 के 2 वर्ष पहले ही उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था अंग्रेज़ों से और हटिया में ब्रिटिश सेना को हराया और अंग्रेज़ों को कई जंग में उन्होंने हराया था। उन्होंने 1857 में रामगढ़ बटालियन के विद्रोहियों का नेतृत्व भी किया और विश्वासघातियों के कारण अंग्रेज़ों द्वारा वे पकड़ लिए गए और रांची में उन्हें कदम के पेड़ से फांसी पर लटका दिया गया था रांची कमिश्नर कंपाउंड में। आइए आगे बढ़ते हैं और वन लाइनर के फॉर्म में देख लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स को। आज का पहला वन लाइनर करंट अफेयर है, रांची के धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी में देश का कौन से नंबर का ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क बनने जा रहा है? इसका उत्तर है 11वां। इस पार्क में बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया जाएगा, यानी बच्चे खेलते खेलते सीखेंगे कि ट्रैफिक रूल्स क्या होता है, उसे कैसे पालन करना है। दूसरा प्रश्न है, झारखंड सरकार एवं अदानी ग्रुप द्वारा स्थापित गोड्डा पावर प्लांट के बीच MOU के शर्तों के अनुसार कितना मेगावाट बिजली राज्य सरकार यानी झारखंड सरकार को अदानी ग्रुप द्वारा उपलब्ध कराना है? इसका उत्तर है 400 मेगावाट। झारखंड के कितने जिलों में मनरेगा की योजनाओं की शिकायतों के निपटारा के लिए लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी? इसका उत्तर है 5। गुमला, लोहरदगा, चतरा, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां में मनरेगा की योजनाओं की शिकायतों के निपटारा के लिए लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी और इससे पहले 19 जिलों में लोकपाल की नियुक्ति की जा चुकी है और इन 5 के साथ ही झारखंड के सभी जिलों में यानी 24 जिलों में मनरेगा के तहत लोकपाल का कार्य शुरू हो जाएगा और जिससे शिकायतों का निपटारा आसानी से किया जा सकेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के नवनिर्मित पुस्तकालय भवन जिसका उद्घाटन 14 जुलाई 2023 को किया गया, किस नाम से जाना जाएगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो पुस्तकालय बनाया गया है उसका नाम होगा विवेकानंद के नाम पे और यह नाम है विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय। प्रभाकर मिश्रा जिनका निधन 14 जुलाई 2023 को रांची में हो गया, किस खेल से जुड़े थे? वह एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे।
आइए दोस्तों, अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। और आपका आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड में संविदा पर कार्यरत महिलाओं को कितने दिनों का मातृत्व अवकाश दिए जाने की स्वीकृति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए 100 दिन, ऑप्शन बी 120 दिन, ऑप्शन सी 160 दिन अथवा ऑप्शन डी 180 दिन। दोस्तों, इसका उत्तर आप कमेंट में कर सकते हैं और बता सकते हैं। और अब देखते हैं ट्रेडिशनल अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को। और पहला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए इंदर सिंह नामधारी, ऑप्शन बी बागुन सुमरई, ऑप्शन सी MP सिंह अथवा ऑप्शन डी लुइस मरांडी। इसका सही उत्तर है बागुन सुमरई झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे और प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी थे। आइए जानते हैं इसे भी डिटेल में। आपको बता दें कि बागुन सुमरई झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे और इनका जन्म 24 फरवरी 1924 को हुआ था और निधन 2018 में 22 जून को। वे कुल 5 बार झारखंड के सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं, 1977 से 2004 तक। इसके अलावा वह 4 बार सिंहभूम निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 4 बार विधायक भी रहे हैं और 1999 में बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। वे एक गांधीवादी नेता थे और झारखंड के गांधी के नाम से उन्हें जाना जाता है। उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा के साथ अलग झारखंड राज्य के लिए कई आंदोलन भी चलाए थे। इसके अलावा बिहारी भगाओ आंदोलन भी उन्होंने चलाया था। और उनकी बहुपत्नियों का मसला एकीकृत बिहार विधानसभा में भी उठा था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनकी 28 पत्नियां थी और 28 महिलाओं ने उन्हें अपना पति माना था, जिसके कारण ये काफ़ी चर्चा में रहे थे। आइए दोस्तों, अब वन लाइनर के फॉर्म में कुछ देख लेते हैं ट्रेडिशनल अफेयर्स के प्रश्नों को। और पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी अंतिम बार किस सिलसिले में झारखंड आए थे? इसका उत्तर है रामगढ़ अधिवेशन। जैसा कि पता है आपको, 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन हुआ था, 53वां अधिवेशन। इस समय ही महात्मा गांधी रांची आए थे और यह इनका अंतिम दौरा था झारखंड का। और अगर इनके पहले दौरे की बात करें तो 3 जनवरी 17 को यानी 1917 को वे झारखंड में पहली बार आए थे और उस समय इनके साथ थे श्याम कृष्ण सहाय। और इसका प्रयोजन था, उन्हें मिलना था चंपारण सत्याग्रह के संबंध में। यहाँ जो अंग्रेज अधिकारी रांची में थे एडवर्ड गेट, उन्हीं से मिलने के लिए ही वे रांची आए थे। दूसरा प्रश्न है, कमारपट व घाटपुर किस खनिज की खानें हैं? दोस्तों, यह दोनों खनिज की खानें हैं और यह लौह अयस्क की खानें हैं। आपको बता दें कि झारखंड में सिंहभूम में कुमारपट, घाटपुर के अलावा और भी कई सारे खाने हैं, जैसे नोआमुंडी, चिड़िया, किरीबुरू, बादाम पहाड़, गुरु महिसानी, पंचसेरा, इसके अलावा गुआ, जामदा, ऐसे टोटल 28 खाने हैं झारखंड में, जिसमें कुमारपट और घाटपुर भी है। आपको बता दें कि लौह अयस्क झारखंड में मिलता है और यहाँ जो लौह अयस्क मिलता है वह हेमेटाइट कोटि का मिलता है। यानी झारखंड में 99% जो लौह अयस्क मिलता है वह हेमेटाइट कोटि का ही मिलता है और सबसे अच्छा यह लौह अयस्क माना जाता है, क्योंकि इसमें करीब 64% एवरेज 64% लोहे का अंश होता है। और झारखंड में जो लौह अयस्क मिलता है यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है और यह धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है। यानी आर्कियन क्रम के बाद आर्कियन क्रम के चट्टानों से अपरदन और निक्षेपण यानी इरोजन और डिपोजिशन से जो चट्टान बनी थी उसे ही हम धारवाड़ क्रम के चट्टान कहते हैं और उसी चट्टानों में लौह अयस्क मिलता है झारखंड में। आपको बता दें कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नाम भी कर्नाटक के धारवाड़ ज़िले के नाम पर पड़ा है, क्योंकि पहली बार धारवाड़ ज़िले में ही इस क्रम की चट्टानों का पता लगा था।
नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? इसका उत्तर है प्रेमलता अग्रवाल। यह जमशेदपुर की रहने वाली है, यानी पूर्वी सिंहभूम की। और विश्व के सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली भारत की प्रथम महिला बन गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि वह सबसे ज़्यादा उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले भी महिला है। और 2011 में वो इसे फतेह की थी, यानी एवरेस्ट को। और 2013 में उन्हें दिया गया था पद्मश्री। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, किन ऐतिहासिक पुस्तकों में झारखंड या छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड के नाम से संबोधित किया गया है? दोस्तों, झारखंड या छोटा नागपुर के नाम से अलग अलग ग्रंथों में या अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नामों से पुकारा गया है। और कुछ ऐसे भी नाम हैं जो ऐतिहासिक हैं और उनमें झारखंड के नाम से ही उसमें संबोधित किया गया है। और वैसे पुस्तक हैं अकबरनामा और तारीख़ बांग्ला, तारीख़ फिरोजशाही और सियार उल मुतखरिन। ये 4 ऐसी पुस्तकें हैं जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं और इनमें झारखंड को या छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड गठन के वक्त झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी थी? इसका उत्तर होगा 210। झारखंड का जब गठन हुआ था तो उस समय 210 प्रखंड थे, वर्तमान में 264 है। इसके अलावा अगर बात करें अनुमंडल की, तो अनुमंडल थी गठन के समय 13 और बाद में 12 और अनुमंडल बने हैं। इस तरह 45 अनुमंडल वर्तमान में हैं। और वहीं ज़िले की बात करें तो कुल 18 ज़िले थे और अब 24 हो गए हैं, यानी 6 नए ज़िले बने हैं। ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।